हेलो फ्रेंड्स। ऑप्टिक्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हम मेनली रिफ्लेक्शन, के बारे में पढ़ते हैं। तो रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं कि प्रकाश की किरण बिंदु ए से बिंदु बी तक जाएगी तो वो एक सीधी रेखा में गमन करेगी। तो हम कह सकते हैं रे ऑप्टिक्स में हम मेनली प्रकाश को हम एक सीधी तरंग मानते हैं, है ना, सीधी किरण मानते हैं। तो इसमें हम मेनली क्या करते हैं, लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला, इनके बारे में पढ़ते हैं हम मेन। और इसके अलावा हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं जिसमें माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप तथा हम इनके ऑप्टिक्स के हम डायग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि इजीली बनते हैं। वेव ऑप्टिक्स में हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं जिनको रे ऑप्टिक्स डिफाइन नहीं कर पाती, जैसे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, तीसरा है पोलराइजेशन। हम अभी इन तीनों टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स जो चैप्टर है हमारा क्लास 12 का, उसमें हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। और वेव ऑप्टिक्स की हेल्प से हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ होती है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एनर्जी ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जैसे ये कोई एक वेव है, इसमें हम वेवलेंथ देखते हैं तो किन्हीं दो क्रस्ट या दो ट्रफ, उच्चिष्ट या निम्निष्ट, उच्चिष्ट भाग को हम क्रस्ट बोलते हैं, निम्निष्ट भाग को हम ट्रफ बोलते हैं, इनके बीच की दूरी लैम्डा, जिसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। जितने टाइम पीरियड में एक पहले क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस को ट्रैवल करने का टाइम जो लगा, वो टाइम ऑफ वन वाइब्रेशन या वन ऑक्सीलेशन, उसको हम वो टी है। तो वी आ जाएगा हमारा फ्रिक्वेंसी इनटू लैम्डा। फ्रिक्वेंसी प्रत्येक जैसा भी सोर्स होगा लाइट का, उस हिसाब से फ्रिक्वेंसी डिपेंड करेगी। वेव फ्रंट, इट इज़ लोकस ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। जैसे कोई लाइट सोर्स है और वो जिस मीडियम में है, तो उस लाइट सोर्स से निकलने वाली लाइट के उस लाइट के लिए उस मीडियम के प्रत्येक कण उसी पार्टिकल के फेज में वाइब्रेशन करेंगे। या हम कह सकते हैं कि समान कला, समान दिशा, समान वेग और समान समय में बनने वाला जो तरंगाग्र होगा उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। जैसे ये कोई एक, जैसे हम तालाब के किनारे बैठे होते हैं, ये कोई तालाब है, ये पानी भरा हुआ है तालाब में, यहाँ बैठे हुआ है एक इंसान, उसने एक पत्थर फेंका तालाब में, यहाँ गिरा तो तालाब में लहर उत्पन्न होगी,
जो कि कुछ इस तरह होंगी, जो हमें गोलाकार आकृति में दिखाई देंगी, और वो हमें हमारी तरफ गोलाकार आकृति में आती हुई दिखाई देती हैं। इन्हीं को हम वेव फ्रंट बोलते हैं। मेनली वेव फ्रंट 3 प्रकार की होती हैं: स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन वेव। स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए जैसे कोई एक बल्ब है, उस बल्ब के चारों तरफ उस प्रकाश की किरणें निकलेंगी, तो उससे बनने वाला वेव फ्रंट क्या होगा? स्फेरिकल, जो कोसेंट्रिक होगा। अगर कोई लीनियर लाइट सोर्स है तो उससे बनने वाला वेव फ्रंट कोएक्सियल सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। प्लेन वेव फ्रंट वो होता है जिसमें स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल लाइट वेव फ्रंट अनंत पे रखा होता हो, इनफाइनाइट पे अगर कोई लाइट सोर्स है, चाहे वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रहा हो या फिर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बना रहा हो, उससे आने वाली जो वेव फ्रंट होगी वो हमें प्लेन वेव फ्रंट मिलेगी। लाइट एनर्जी प्रोपोगेट परपेंडिकुलर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट। कोई भी लाइट एनर्जी होती है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। जैसे ये वेव फ्रंट के, ये जैसे लाइट है, ये यहाँ से निकली है, तो ये जो वेव फ्रंट बना है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये हमारा एक लाइट सोर्स है, इससे निकलने वाली वेव फ्रंट कैसी है? डाइवर्जिंग, मतलब बढ़ती जा रही है, चौड़ी होती जा रही है, डाइवर्ज होती जा रही है। इसको हम प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लगाया, तो कॉन्वेक्स लेंस से ये सारी किरणें एक समांतर रेखा में ली, तो उससे हमें एक प्लेन वेव फ्रंट मिला। अगर प्लेन वेव फ्रंट आ रही है, उसको हमने एक कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट कराया, तो जो रिफ्लेक्ट होने पर जो हमें वेव फ्रंट मिली वो कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट होगी। इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड बोथ आर डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर किसी प्लेन मिरर पर किसी लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, वेव फ्रंट आ रही है, तो वो डाइवर्जिंग होगी, तथा अगर वो रिफ्लेक्ट होती है उससे, फिर उसके बाद भी हमें डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा। हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस ने माना था कि वेव फ्रंट प्रोपोगेशन इन ए होमोजेनियस ईथर मीडियम। उन्होंने पूरा जो मीडियम माना था वो एक ईथर मीडियम माना था, कि इसके अलावा कोई और मीडियम नहीं है, सिर्फ माना कि वायुमंडल में पूरे में ईथर भरा हुआ है। दूसरा था मीडियम पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन वेव फ्रंट बिहेव लाइक न्यू लाइट सोर्स एंड विल ओरिजिनेट सेकेंडरी वेवलेट्स। मतलब जैसे कोई लाइट सोर्स है, इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट निकली। ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है जिसमें कोई मीडियम पार्टिकल प्रेजेंट हैं। यहाँ ये मीडियम पार्टिकल लाइट सोर्स का काम करेंगे और एक सेकेंडरी वेवलेंथ के लिए सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाएंगे ये। तो ये एक लाइट सोर्स का काम किया, इन्होंने एक सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाया। ये सेकेंडरी वेव फ्रंट पे जो पार्टिकल, मीडियम के कोई भी जो पार्टिकल मिले, वो अब लाइट सोर्स के लिए काम करेंगे, वो थर्ड वेव फ्रंट बनाएंगे। तो इस प्रकार हमें थर्ड वेव फ्रंट मिलेगा। यही हाइगेन का प्रिंसिपल था कि मीडियम में जो कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट है वो वेव फ्रंट के जैसा ही काम करता है, कि वो पहली वेवलाइट के
पहली वेवलेंथ में जो भी पार्टिकल उपस्थित होंगे वो सेकेंडरी या थर्ड के लिए लाइट ऑफ सोर्स के काम करते जाएंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट, ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। प्लेन मिरर मान सकते हैं हम इसे कि ये हमारा एक प्लेन मिरर है, उसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस पे प्लेन वेव फ्रंट आया, तो ये जैसे आया तो यहाँ पे ये एंगल, इंसिडेंट एंगल क्या बनाएगा, आई। जैसे इसने इंसिडेंट एंगल बनाया आई इंसिडेंट एंगल था, तो हमने इसको ऑप्टिकल रे से डिनोट किया कि ये कोई ऑप्टिकल रे यहाँ ए पॉइंट पे आई, रिफ्लेक्टेड हुई। ये दूसरी ऑप्टिकल रे थी जो प्लेन वेव के पॉइंट बी से पॉइंट बी प्राइम तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी, सी, टाइम लगा हमें टी। तो हम कह सकते हैं कि बी से बी प्राइम तक का कितना टाइम लगा, सी इंटू टी। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, सी इंटू टी। और बी प्राइम से रिफ्लेक्टेड हुई, तो उसके बाद हमें फिर से प्लेन वेव प्राप्त हुआ। तो बी पॉइंट से ए पॉइंट से जो स्फेरिकल वेव बनी, उस पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सेकेंडरी वेवलेट्स जो पॉइंट ए से बनी है, जो कि हमें पॉइंट ए डैश मिलेगा। हम इसको यहाँ पे मिलाएंगे तो हमें परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि प्लेन वेव के ये हमारे सेकेंडरी प्लेन वेव मिली है, तो ये एक परपेंडिकुलर बनेगी, तो हमें ये एंगल 90 डिग्री होगा, इधर हमें ये एंगल 90 डिग्री मिलेगा। रिफ्लेक्शन में होता है कि रिफ्लेक्टिव एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब कोण आई इक्वल टू कोण आर, मतलब ये दोनों समान होते हैं। तो हम दो ट्रायंगल लेंगे, ए बी डैश और ए डैश बी। दोनों में देखेंगे बी डैश का टाइम डिस्टेंस कितनी है, सी इंटू टी। और ए डैश ये भी सी इंटू टी होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी वेवलेट है। जितना यहाँ से यहाँ तक इसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगा, उतना ही इसको लगा, इसलिए ए बी डैश के बराबर ए डैश होगा। एंगल बी 90 डिग्री, एंगल ए प्राइम 90 डिग्री। सो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल ए बी डैश और ए डैश बी डैश कॉन्करेंट होंगे। कॉन्करेंट में हमें दोनों त्रिभुज समान हो जाएंगे हमारे, इसलिए एंगल आई और एंगल आर बराबर है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ये है हमारा, सेम प्लेन में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इससे हम रिफ्लेक्शन को प्रूव कर सकते हैं। सेकंड है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट। ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट आया, जिसकी प्रकाशकरण ये हमने दर्शाई, इसके परपेंडिकुलर, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। तो पॉइंट ए पे इंसिडेंट कोण आई,
बी से बी प्राइम तक वेव फ्रंट जो गया सेकेंडरी वेव फ्रंट हमारा, वो हमें हमने दो मीडियम लिए हैं। हमारे दो मीडियम है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू 1 माना, एयर में वेलोसिटी v1, क्योंकि दोनों डिफरेंट मीडियम है इसलिए हमने अलग अलग वेलोसिटी हो जाएगी। वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू 2 और वेलोसिटी v2। हमने माना है कि v1 इज़ ग्रेटर देन v2, क्योंकि एयर रेयर मीडियम है और वाटर डेंसर है, तो डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। म्यू को लिख सकते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, म्यू 1 था सी अपॉन v1 स्पीड इन एयर, म्यू 2 सी अपॉन v2 स्पीड इन वाटर। तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 हमें मिल जाएगा v1 अपॉन v2। हम देखते हैं कि सेकेंडरी वेवलेट बी से बी डैश वी इंटू टी टाइम में वी इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। उसके बाद में ये ए से हमें सेकेंडरी वेवलेट ये मिलेंगी, स्फेरिकल होंगी जो। तो रिफ्रैक्शन के बाद में पॉइंट बी से हमने यहाँ सेकेंडरी वेवलेट पर एक लंब डाला, जो कि हमें एंगल आर मिलेगा, रिफ्रैक्शन एंगल आर मिलेगा। उसके बाद हमें ये प्लेन वेव मिल जाएंगे हमारी। तो हम यहाँ पर दो ट्रायंगल कंसिडर, जैसे हम देखते हैं कि बी से बी डैश वी इंटू टी टाइम में टी टाइम लगा, ए से ए डैश को v2 इंटू टी टाइम लगा, ए से ए डैश टी v2 इंटू टी टाइम लगा। तो ट्रायंगल ए बी बी डैश में साइन आई की वैल्यू क्या होगी, बी बी डैश अपॉन ए बी डैश। इसी प्रकार ट्रायंगल ए डैश बी में साइन आर की वैल्यू क्या होगी, ए डैश और ए बी डैश, साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ से हमें मिलेगा v1 अपॉन v2। v1 अपॉन v2 को हम लिख सकते हैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1। जैसे हमने v1 अपॉन v2 की वैल्यू म्यू 2 अपॉन म्यू 1 मिली, उसके बाद में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो म्यू 1 साइन आई इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, जो कि स्नेल्स लॉ है, उसको प्रूव करता है। इस प्रकार हम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को प्रूव कर सकते हैं वेव फ्रंट की सहायता से।